सेकंड टॉपर थी अपने बैच की। तो मेरे पिता बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि अगर इस लड़की को मैंने मौका दिया होता तो ये IAS IPS बनती, लेकिन मैंने कभी इसके लिए सोचा नहीं। और उस रिज़ल्ट के दिन वो पहली बार मेरे पास बैठ के वर्बली रो रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि वो चूँकि है नहीं तो मैं उनको याद करती हूँ। तो मेरे पिता ने बस इस एक चीज़ को कहा कि जो मेरिट है वो कभी नहीं जाएगा और मैं जो तुम्हारे लिए नहीं कर पाया उसका मुझे अफसोस है, लेकिन तुम ज़िंदगी में जो भी चाहोगी वो कर लोगी। तो उनकी स्मृति का जो मैं सम्मान देती हूँ इस बात के लिए देती हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। एक पिता की मजबूरियाँ थी, बिहार का माहौल था, वो मेरे लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी प्रोटेक्ट किया। वो सब कुछ करने की बाद में इजाज़त दी जो शायद वो मेरी पढ़ाई के टाइम देते तो ज़्यादा काम आता। मौजूद हैं रंजीता जी सिंह फलक मैम। इनको किसी पहचान करवाने की मेरे को लगता नहीं कि ज़रूरत है। ये यहाँ देहरादून में बीइंग वुमेन का संचालन करती हैं और कवि कुंभ का यहाँ एक सम्मान समारोह भी इन्होंने आयोजित किया है, जिसमें उत्तराखंड से क्या दुनिया जो है हमारे देश के हर कोने से जो महिलाएं हैं आगे बढ़ के काम कर रही हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रही हैं और महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। तो मैम से बात करते हैं कि मैम आपका सफ़र कैसा रहा कवि कुंभ का? कवि कुंभ का सफ़र आज से करीब 8 साल पहले शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो मैं इतनी आश्वस्त नहीं थी कि ये कितना लंबा चलेगा, कैसा चलेगा, लेकिन मैंने ये ज़रूर चाहा था कि ये लंबा चले और अच्छा चले। इस बीच मुश्किलें बहुत आई जो मूलतः इस पेशे में, इस व्यवसाय में है। आर्थिक दिक्कतें हैं, सामाजिक सहयोग की भी एक दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को मैंने धीरे धीरे कम किया। और इसको अगर बोले तो आज ये पत्रिका एक तरह से आत्मनिर्भर है, जानी जाती है, देश के कम से कम 21 राज्यों में इसका प्रचार है। तो मुझे लगता है कि मुश्किलों के साथ शुरू हुआ ये सफ़र, जो रफ्तार इसने जो पकड़ी है तो वो मेरे लिए बाइस सुकून है। कवि कुंभ का आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि ये होना चाहिए? हाँ, दरअसल जब मैं शुरू से लिखती पढ़ती थी तो कुछ चीज़ें थी कि जो मूलतः मुख्य पत्रिकाएं हैं देश की, वहाँ पे कविताओं को बहुत कम स्थान मिलता है। जैसे 2-4 पन्ने दिए जाते हैं, बाकी जो सारा है वो कहानी, आलेख, ऐसी चीज़ों के लिए है, जबकि कवि बहुत आयत में है। तो जब भी मैं कहीं जाती थी तो मैं ये देखती थी कि लोग या तो कवि जो है वो मंचों पे आश्रित हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जब उनकी पहचान या पकड़ है, और ख़ासकर मंचों पे भी उन्हें तभी बुलाया जाता है जब उनकी उस तरह की लाइजनिंग हो। तो मुझे लगता था एक ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा ठाव होना चाहिए जहाँ कभी कुछ लिख रहा हो तो वो भेज सके, उसे पढ़ा जा सके, वो पाठकों तक पहुंच सके। मतलब एक आम कवि की रचनाएं जो हैं वो पाठकों तक पहुंचाने का सबसे बेहतर माध्यम मुझे मेरी समझ से पत्रिका लगी, क्योंकि पत्रिका में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, नहीं किसी तरह के मंच आयोजनों का कोई दबाव है। तो इस वजह से मैंने इसको कविता केंद्रित पत्रिका के रूप में लिया। तब भी लोगों ने कहा कि नहीं कविताओं की पत्रिका तो नहीं चलती है, पर आज मुझे लगता है कि देश के जितने भी कवि हैं वो इस बात के लिए ज़रूर तारीफ़ करते हैं कि शायद कवि कुंभ अकेली इस तरह की पत्रिका है जिसने कवियों को इतना ज़्यादा स्थान दिया है। और आपका बीइंग वुमेन भी है, तो बीइंग वुमेन का कॉन्सेप्ट क्या है? बीइंग वुमेन का कंसेप्ट ये है कि हम लोग वैसी औरत लड़कियों के लिए काम करते हैं जो ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों से जूझ रही होती हैं, चाहे वो आर्थिक दिक्कतें हों, सामाजिक दिक्कत हो, पारिवारिक हो, या कई बार वो मानसिक स्तर की भी दिक्कत हो सकती है। जहाँ उन्हें जिस तरह के सहयोग की ज़रूरत होती है हम उनके लिए वैसा सहयोग मुहैया कराते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, खासकर हम एकल महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करते हैं, जो डिवोर्सी हैं, विधवा हैं, या किसी वजह से अनमैरिड औरतें हैं, अविवाहित। तो उनके पास क्या होता है कि समाज का एक जो परिप्रेक्ष्य है, एक उसकी दृष्टि है, वो ये सोचते हैं कि एकल महिला बड़ी उपलब्ध सी चीज़ है। तो वो कहीं काम या नौकरी के लिए भी जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उसे एक अनावश्यक लाभ लेना चाहते हैं, जो मुझे बड़ा ही पैथेटिक लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
एक महिला होने के नाते मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें कोई रोज़गार दे सकूं, मैं उनके जीविकापार्जन के लिए कुछ कर सकूं, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगी। तो इस वजह से मैंने इसकी शुरुआत की और बीइंग वुमेन अब लगभग हर एक तरह की महिलाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। बहुत सारी सशक्त पढ़ी लिखी महिलाएं भी हमसे जुड़ी हुई हैं। वो वैसी महिलाओं की मदद करती हैं जिन्हें इस मदद की आवश्यकता है। तो अब हमारा एक बड़ा समूह है और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जैसी भी ज़रूरत होती है हम एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं। बीइंग वुमेन इस टाइम किन राज्यों में काम कर रहा है? बीइंग वुमेन लगभग मुझे लगता है कि देश के सभी राज्यों में थोड़ा बहुत, अब आप लक्षद्वीप छोड़ दें, दमनदीप छोड़ दें, ये छोड़ के जैसे देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ तक कि साउथ में भी केरला, कर्नाटका और राजस्थान, तो इस तरह से लगभग सभी प्रमुख राज्यों में है। सिर्फ राज्यों में नहीं है, विदेशों में भी है। विदेशों में भी कई जगह हमारी संस्था के सदस्याएं हैं। वहाँ भी जैसे हमारी लोक कला या हमारी भारतीय संस्कृति को जो लोग प्रसारित करती हैं, उनके लिए एक प्रवासी सम्मान भी हमारा होता है। तो मुझे लगता है कि अब हम वैश्विक स्तर पे हैं। जो आपका ये कवि कुंभ में आपने जो सम्मान समारोह रखा है, तो ये सम्मानित करने का आपका उद्देश्य क्या है और इसमें किनको सम्मानित किया जाता है? ये सम्मान करने का उद्देश्य ये है कि जब मैं अपने सामाजिक कार्यों के अंतर्गत बहुत सारी पीड़ित महिलाओं से मिलती थी और जब मैं बाद में उनके जीवन के कहानी को देखती थी, सुनती थी, तो मुझे लगता था कि कुछ औरतें वो बहुत बहादुर किस्म की हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन उनके काम को वैसे क्रेडिट नहीं मिल रही, दुनिया नहीं जान रही। अगर बिहार में बैठी एक महिला 2000 औरतों की मदद कर रही है, पर हो सकता है कि उसे मद्रास में नहीं जाना जा रहा हो, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं पत्रकारिता से थी और मैं थोड़ा सा जो कहते हैं कि सोशली इंटरेक्टेड पर्सन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती हूँ। तो मुझे ये लगता था कि कोई भी महिला है, उसका कोई अच्छा कार्य है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए। तो उनके बीच की एक कड़ी बनने के क्रम में मैंने सोचा कि अगर मैं सम्मान दूँ और देश के लगभग सभी राज्य से एक महिला, एक वैसी महिला जो बहुत आत्मनिर्भर है, जिसने अपनी बूते अपनी जान पहचान बनाई है, सभी राज्यों से एक महिला को चयनित करूं और अब साल के एक आयोजन में अगर मैं 21-26 राज्य की महिलाओं को एक साथ ला रही हूं, तो कहीं ना कहीं उनका बहनापा बढ़ेगा, उनका सर्किल बढ़ेगा और वो अलग अलग प्रदेश में जानी जाएंगी, क्योंकि इस साझा मंच से जितनी खबरें जाती हैं वो उन सभी राज्यों में जाती हैं जहाँ की महिलाएं आती हैं। तो उन महिलाओं को और अगले प्रदेशों में बहुत ही इज्जत के साथ जाना जाएगा और उनके बारे में चर्चाएं होंगी और उससे बहुत सी नई लड़की औरतें जो हैं वो इस बात के लिए इंस्पायर्ड होंगी कि अगर कोई भी मुश्किल है तो उसका हल है और हमें उसके लिए लड़ना चाहिए। आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो कहाँ से हुई है? हाँ जी, मेरी स्कूलिंग मिली जुली हुई है। मैं उत्तर प्रदेश बनारस में मेरी शुरुआती दौर की स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मेरे पिता प्रोफेसर थे बिहार यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया है। तो मास कॉम ये मेरा एक्चुअली शौक था, इसकी मैंने कोई विधिवत डिग्री नहीं ली है, लेकिन मेरे पिता वो एक बहुत ही बड़े और अच्छे पत्रकार थे। इंडियन नेशन, द पुपिल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक बड़े पत्रकार के रूप में वो जाने जाते थे। जेपी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा वो जेलों में रहे हैं अपने लेख की वजह से, तो शायद मेरे पिता की पत्रकारिता की वजह से ये चीज़ मुझे विरासत में मिली और मैं शुरू से लिखती रही और मैं छपती भी रही। तो कुछ समय छपने के बाद जब आपके करियर में ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद लोग फिर आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछते, वो सिर्फ आपका लेख मांगते हैं, आपकी रिपोर्टाज मांगते हैं। ये आपको इज्जत में आ गया है। जी जी। और आपका जो है एक सवाल ये भी था कि कुछ तो मतलब ऐसा लाइफ में रहा होगा एक अनकहा पहलू जो आपको बहुत छूता होगा दिल को, तो वो कौन सा पल था? अच्छा या बुरा? अच्छा, पहले अच्छे को याद करते हैं। अच्छा पल ये रहा कि मैंने ज़िद में, मेरे पिता इतिहास के प्रोफेसर थे और मैंने केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। तो जब मैं बिहार में थी तो लड़कियां बहुत कम थी फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैं साइंस की थी। बिहार में तो आज भी ये कहा जाता है लड़कियों को काफ़ी। तो मेरी माँ ने कहा था कि तुम बॉटनी या ज़ूलॉजी लेना, वो दोनों सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे थे मेरे। तो मैंने तब सहजता से लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कोई लड़की ही नहीं है। मुझे ये बात तब बुरी लगी कि ये मुझे इसलिए मना कर रही है कि उस सब्जेक्ट में कोई लड़की नहीं है। तो मैंने ज़िद में केमिस्ट्री ले ली।
माँ थोड़ी नाराज़ थी। माँ को लगा कि नहीं अब मतलब ट्यूशन जाना होगा, अकेले जाना होगा, तो माँ 2 सालों तक नाराज़ रही। लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं जेपी यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर थी अपने बैच की। तो मेरे पिता बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि अगर इस लड़की को मैंने मौका दिया होता तो ये IAS IPS बनती, लेकिन मैंने कभी इसके लिए सोचा नहीं। और उस रिज़ल्ट के दिन वो पहली बार मेरे पास बैठ के वर्बली रो रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि वो चूँकि है नहीं तो मैं उनको याद करती हूँ। तो मेरे पिता ने बस इस एक चीज़ को कहा कि जो मेरिट है वो कभी नहीं जाएगा और मैं जो तुम्हारे लिए नहीं कर पाया उसका मुझे अफसोस है, लेकिन तुम ज़िंदगी में जो भी चाहोगी वो कर लोगी। तो उनकी स्मृति का जो मैं सम्मान देती हूँ इस बात के लिए देती हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। एक पिता की मजबूरियाँ थी, बिहार का माहौल था, वो मेरे लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी प्रोटेक्ट किया। वो सब कुछ करने की बाद में इजाज़त दी जो शायद वो मेरी पढ़ाई के टाइम देते तो ज़्यादा काम आता। तो बाद में आपने सोचा कि मैं IAS IPS ऑफिसर बन जाऊं? मैं आपको बताऊं तो मैं UPPCS की मेंस क्वालिफाइड हूँ। लेकिन ये मेरी शादी के बाद हुआ था और जो मेंस होता था उसमें प्रीलिम्स, मेंस और वाइवा होता था। तो मैं शादी में ससुराल थी, तो जो मेरे इंटरव्यू का पेपर आया था वो हटा दिया गया था और 6 महीने बाद झाड़ू करते वक्त वो मुझे मिला था। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सदमा था कि एक लड़की जो इतनी मेहनत करके और UPSC की तैयारी करती है, और हिस्ट्री ही मेरा सब्जेक्ट था, मैंने फादर का सब्जेक्ट लिया था, हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। तो उस समय आप साइंस के स्टूडेंट होकर भी UPSC के लिए कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते थे। ये करीब 99 की बात है। तो 6 महीने बाद जब ये मिला तो फिर मेरी सास ने कहा कि इतनी तेज़ है, अगर ये कलेक्टर बन जाती तो मेरे थोड़ा मतलब मेरे बेटे का कद कुछ कम हो जाता। ये ठीक बात नहीं थी उनके लिए। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं दिया एग्ज़ाम। फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं नहीं दूँगी। तो आपका सफ़र काफ़ी जद्दोजहद वाला भी रहा है, तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या फेस करना पड़ा? पहले ये फेस करना पड़ा कि मुझे एक बार कहा गया, ग्रेजुएशन करते वक्त मेरी शादी हुई थी, तो मुझे ये कहा गया कि तुम पढ़ाई और पति में से किसी एक को चुन लो। तो मैंने छोड़ दी, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मेरे 2 बच्चे हुए। मेरी छोटी जब देवरानी आई तो मेरी सास ने मिठाइयाँ बहुत बांटी, कहा कि वो MA कर रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। मुझे दिल में बड़ा दुख लगा कि अरे MSc तो मैं भी करना चाहती थी। तो उन्हें कहा वो इतनी तेज़ है तब तो कर रही है। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैं बहुत रोई। मैंने कहा कि नहीं, वो सीमा कर रही है, उसका नाम मेरी देवरानी का सीमा था, वो कर रही है, मुझे भी करना है। अब मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो माँ ने कहा कि तुम तो वहाँ से आके ससुराल से यहाँ करोगी नहीं, कैसे करोगी? फिर भी मैंने कहा करना है। तो फिर वो मुश्किल आई, ज़िद हुआ, मेरे छोटे बच्चे थे उनको भी संभालना था और पढ़ाई भी करनी थी। फिर भी मैंने ज़िद में वो पढ़ाई की, लेकिन उसी साल मुझे ब्रेन फीवर हो गया था और मैं कोमा में चली गई थी 3-4 दिन के लिए। मेरी ये राइट आइज़ में कुछ पैरालिसिस सा था, मुझे विज़न क्लियर नहीं था, मतलब धुंधला, एक के ऊपर एक ओवरलैप दिखता था और मेरे हाथ में थोड़ा सा पैरालिसिस का था। तो मैं ऐसे लिखने में और ठीक से देखने में, आप केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो आपका सारा नंबर प्रैक्टिकल पे डिपेंड होता है, आपको लैब में जाना है। और जो मेरी आंखों की दिक्कत थी तो बहुत मुश्किल था उस लैब को मैनेज करना। लेकिन वो चूँकि कटक के जो हेड थे मेडिकल कॉलेज के, उनका लेटर था, तो उस वक्त एक सुविधा होती थी कि आपके साथ एक अटेंडेंट दिया जाता है। मतलब आप अगर पढ़ने में तेज हैं और आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो आप बोलेंगे, आपका पेपर जो है अटेंडेंट लिखेगा। तो मैंने वो परीक्षा उस तरह से पास की है, मेरे अटेंडेंट ने लिखा है। प्रैक्टिकल के टाइम पे मुझे प्रिविलेज दिया गया कि मैं बताऊंगी कि 4 ड्रॉप डालना है अमीनो एसिड या जो भी, कितनी देर तक फ्लेम जलेगी, ये मैं बोलूँगी और उस पर वो केमिस्ट्री के मेरे रिएक्शंस कराए जाएंगे। तो मैंने इतनी मुश्किल हालत में एग्ज़ाम दिए और तब मेरा फिर यूनिवर्सिटी में सेकंड रिज़ल्ट आया। तो ये उस मुश्किल का एक ऐसा नतीजा था कि उसके बाद सबने ये मान लिया कि ये जो चाहेगी कर लेगी। और उस पढ़ाई का ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ, मतलब मैं आज कहूँ कि उस केमिस्ट्री का मैंने क्या उपयोग किया, तो नहीं किया, क्योंकि मेरा हिंदी में शौक था। लेकिन वो एक ज़िद थी, उसने मुझे मजबूती दी। मुझे ये लगा कि मुझे सिखाया जा रहा है कि तुम लड़की हो तो तुम उस विषय में जाओ जहाँ लड़कियाँ हैं। तो उससे अलग हटकर जो मैंने ये कोशिश की, उसने पहली बार मुझे दृढ़ बनाया और मुझे समझाया कि नहीं, आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकते।
तो फिर आपका ये जो सफ़र रहा, एमएससी आपने शादी के बाद किया, वो भी जद्दोजहद से हुआ, एक था कि मुझे करके दिखाना है। बिल्कुल। फिर मैंने बहुत समय तक नौकरी भी नहीं की, मैं हाउस वाइफ थी। फिर मेरी माँ बीमार थी, मैं उसके पास जब गई तो मेरे भाई को एक नौकरी ऑफर हुई थी, वो मैनेजमेंट में था। और वो छोड़ के चला गया कि मैं बिहार में जॉब नहीं करूँगा, तो उसकी छोड़ी हुई नौकरी उसके बॉस ने मुझे ऑफ़र कर दी। उसको भी मैंने एक चैलेंज की तरह लिया। ये कॉर्पोरेट की जॉब थी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में मैनेजरियल पोस्ट की जॉब थी, तो फिर मैंने उसको कर लिया। तो ये चीज़ें जो जीवन में जिस जिस तरह से आई, वो मेरे लिए एक चैलेंज की तरह आई, लेकिन मैंने उसको शायद बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया। ये धीरे धीरे सफ़र आपके कवि कुंभ से लेके आज कवि कुंभ का 8वां संस्करण है, आपका वार्षिक कार्यक्रम चल रहा है, तो आप क्या संदेश देती हैं महिलाओं को? क्या आपका? मैं ये संदेश देती हूँ कि देर कभी नहीं होती। हमारे यहाँ जब ये मानते हैं कि अब हमारी शादी हो गई, अब हमारे बच्चे हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि नहीं, देर कभी नहीं होती। जिस वक्त आपको लग जाता है कि कुछ करना चाहिए, आप तब से शुरू कर दें, आप तब से भी उस काम को कर सकते हैं। तो जहाँ आपको ब्रेक मिली है और जहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको एक रास्ता दिख रहा है, आप उस रास्ते पे चलिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी उम्र क्या हो गई और मेरा समय क्या हो गया। ये चीज़ है। इससे ये चीज़ भी मिलती है कि जो कहा जाता है शादी बाद नहीं कर सकते, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल।